जय हिंद बच्चों। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जीव विज्ञान, कक्षा 12 इकाई 10 पारिस्थितिक विज्ञान एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत अध्याय 14 पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इकोसिस्टम के बारे में यदि आप जानना चाहें तो हम ये देखते हैं कि उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका कि हम अध्ययन करना चाहेंगे। पहला है पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। दूसरा हमारा विषय बिंदु है पारितंत्र के जैविक एवं अजैविक संगठन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पोषण चक्रण एवं पारितंत्र सेवाएं। सबकी चर्चा हम करेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। हमारे चारों ओर के आवरण को ही हम पर्यावरण या एनवायरनमेंट कहते हैं। और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर्यावरण से किस प्रकार भिन्न है, तो हम ये कहेंगे कि किसी जीव समुदाय का अपने आसपास के वातावरण से संबंध ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्थात इकोलॉजी और इकोसिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। इकोलॉजी एक विस्तृत रूप है और इकोसिस्टम उसी का एक छोटा रूप है। यहाँ देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र किस तरह से अलग है। प्रकृति में उपस्थित सभी सजीव, पेड़ पौधे, जंतु, निर्जीव और उनके बीच में जो परस्पर या आपसी क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले वैज्ञानिक ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या हैं और वो हमें चित्र के माध्यम से कैसा दिखाई देता है। सजीवों एवं अजैविक पर्यावरण की संरचनात्मक अर्थात रचना होती है और उसके जो कार्य होते हैं उन्हीं से इस इकाई तंत्र का निर्माण होता है। जैविक एवं अजैविक के बीच आपसी प्रतिक्रिया से पदार्थों का चक्रीकरण होता है एवं ऊर्जा का प्रवाह भी। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण क्रियाएं इस तंत्र में शामिल हैं। पर एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए जिसकी कि एक भौगोलिक सीमा तय हो सके और यह पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र ही होता है जो कि हमें खुला तंत्र वन में प्राप्त होता है। हम किसी ऐसे चिड़ियाघर में प्राप्त नहीं कर सकते। तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। ये 3 संगठकों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों आती हैं, जैव और अजैव। अब आपको पता है कि जैव में सारे पेड़ पौधे, सजीव, जंतु आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में मृदा, वायु, जल आदि। तो यह आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। यह हमारे चारों तरफ का वातावरण भी हो सकता है जो मिल करके जंतु जीवों के बीच परस्पर क्रिया से इकोसिस्टम बनाता है। अब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। इकोसिस्टम भी 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक इकोसिस्टम जिसे नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है उसके भी 4 भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है फॉरेस्ट मतलब जंगल का, ग्रासलैंड अर्थात घास का, एक्वेटिक अर्थात जल का और डेजर्ट मरुस्थल का। तो ये सारे प्राकृतिक इकोसिस्टम होते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो हमारा है आर्टिफिशियल या कृत्रिम इकोसिस्टम जिसके 3 भाग हैं, टेरेस्ट्रियल, माइक्रोबियल और एक्वेटिक। तो ये भी कृत्रिम इकोसिस्टम जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। कोई पोखर तालाब का निर्माण, जलाशय का निर्माण या किसी और जगह पर खेत का निर्माण, ये सब मानव के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम होते हैं। अब हम आगे देखेंगे पारितंत्र के जैविक एवं अजैविक घटक। क्योंकि पारितंत्र के जैविक घटक और अजैविक घटक आपको पता है, जिसमें जीवन है वह जैविक घटक
और जिसमें जीवन नहीं है वो अजैविक घटक होते हैं। तो यहाँ बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक जिसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। प्रोड्यूसर उत्पादक होते हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता और डीकम्पोजर जो होते हैं अपघटक होते हैं। कंज्यूमर्स को या उपभोक्ता को हमने 3 भागों में बांटा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी द्वितीयक उपभोक्ता और टर्शरी तृतीयक उपभोक्ता। प्रोड्यूसर वह होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पौधे। कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, ये आपने देख लिया, जो उनका उपभोग करते हैं। और डीकम्पोजर अपघटक होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवी आते हैं। यहाँ पर अब दूसरा हमारा प्रकार है एबायोटिक कंपोनेंट। तो अजैविक जितने घटक हैं जिनसे पारितंत्र का जैविक अजैविक घटक से निर्माण होता है, उसमें हम उदाहरण देखेंगे वायु, जल, हवा, मिट्टी, ताप और जो वर्षा होती है वह सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब इकोसिस्टम में लगातार इन क्रियाओं के दौरान ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग सभी जंतु करते हैं, जीव करते हैं और वो फिर वायुमंडल में मुक्त भी करते हैं उसे। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से, जो उत्पादक हैं उनसे विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की और धीरे धीरे क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रिया को ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। और ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय ही होता है। लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम दिया था। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें सूर्य है और उससे उत्पादक जो है वो भोजन बना रहे हैं, वह भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को जा रहा है। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का सेवन करते हैं, शाकाहारी का भी और मांसाहारी भी होते हैं। और उसके बाद सर्वोच्च मांसाहारी तक ये श्रृंखला या ऊर्जा का प्रवाह होता जाता है। और जब ये सारे सजीव डेड रिमेन्स में बदलते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इनका अपघटन होता है सूक्ष्म जीवियों के द्वारा, तब भी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये था ऊर्जा का प्रवाह जो कि पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से एक खाद्य श्रृंखला का भी निर्माण होता है। उत्पादक होते हैं, उनका ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें है अ फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ इकोसिस्टम में किस तरह से फूड चेन चलती है, पोषण रीति चलती है, उसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। उत्पादक से भोजन लिया ग्रॉस हॉपर ने, उसको खाया मेंढक ने, मेंढक से दूसरे बड़े जानवर में, फिर बाज, और बाज का जब शरीर या ये सारे शरीर क्षतिग्रस्त हुए तो इनका अपघटन हुआ सूक्ष्म जीवियों के द्वारा और जो मिट्टी बनी वो फिर से पौधों ने ग्रहण की। तो इस तरह से ये पूरी पोषण रीति जो है वो आगे चलती रहती है। हर एक पारिस्थितिक तंत्र में अपनी उत्पादकता होती है जिसे प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। किसी वातावरण में इकाई समय में एक जीव या समुदाय, एक जीव होगा या समुदाय होगा, उसके द्वारा संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं जिन्हें जीव भार कहते हैं, उसमें वृद्धि को ही हम उत्पादकता कहते हैं। इस उत्पादकता को हम 2 तरह से देखते हैं। पहला है GPP लिखा हुआ है और NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो GPP है यह इकाई समय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। इकाई समय में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पदार्थ बनता है ये उसकी मात्रा होती है। ठीक, उसके बाद NPP ये जीव के जीव भार में वृद्धि जितनी होती है ये उसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पर यदि हम
प्रोडक्टिविटी देखें तो NPP बराबर GPP माइनस R। ये माइनस R जो है ये रेस्पायरेशन है, जो कि वो श्वसन की क्रिया में अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, अपनी ऊर्जा उनकी बाहर निकल जाती है रेस्पायरेशन में। तो इसलिए हम ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से श्वसन को या रेस्पायरेशन को माइनस करते हैं तो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो इस तरह से ये किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है। उसके पश्चात अब हम देखेंगे कि प्रत्येक पारिस्थितिकी में जो इकोसिस्टम होता है उसमें कुछ पिरामिड का भी निर्माण होता है। सबसे पहले तो पिरामिड आप लोगों को पता है, ये एक शंकु के आकार की संरचना है। इसमें पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीव को उनकी संख्या, जीव भार तथा उनमें संचित ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को चित्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो हमें एक शंकु जैसी रचना प्राप्त होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। वैज्ञानिक एल्टन थे, उनके अनुसार पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, और ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। आप देखिए अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड, 2 तरह के पिरामिड का निर्माण होता है। अपराइट मतलब सीधा पिरामिड भी उसे कह सकते हैं या ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड, और इन्वर्टेड पिरामिड मतलब उल्टा या अधोवर्ती पिरामिड भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पिरामिड ऑफ नंबर्स देखेंगे, जिसमें आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है। मान लीजिए घास का पिरामिड है, किसी ग्रासलैंड का पिरामिड है। और यहाँ पर दूसरे आप देख रहे हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो उसका सेवन कर रहे हैं। उसके पश्चात द्वितीय उपभोक्ता हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता तक पिरामिड का आकार सकरा होता जा रहा है। यदि कोई घास का क्षेत्र है तो हम उसकी घास को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता हैं शायद हम उनकी संख्या को गिन सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पिरामिड होता है अपराइट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा पिरामिड जो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें हम 1 ट्री मतलब एक पेड़ का देखेंगे कि यदि हमारा उत्पादक है वो एक पेड़ है और वहाँ से उस पर रहने वाले जितने भी उपभोक्ता चिड़िया हैं वो उस पेड़ पर से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, फल खाती हैं, उसके फूल या जो भी उसका सेवन करते हैं, और वो एक निश्चित मात्रा में है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि उसकी संख्या कैसी है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। जो उसके अंदर पैरासाइट्स हैं वो चिड़िया की संख्या से ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ऊपर जो और पैरासाइट्स हैं वो और ज़्यादा अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। हम तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि 1 ट्री या एक पेड़ का जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पिरामिड, जिसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब भार का पिरामिड। तो इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र मतलब हमेशा जब हम कुछ भी देखते हैं तो हमारा क्षेत्र एक निश्चित होता है, ठीक है, इकाई क्षेत्र होता है जिससे कि हमें गणना करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इकाई क्षेत्र में जीवित जीवों का कुल शुष्क भार जितना भी होता है वह क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है, उसे बायोमास कहा जाता है। और यहाँ पर हम जो पिरामिड देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि नीचे हमें उत्पादक दिखाई दे रहे हैं, हरे पौधे, उसके पश्चात फिर उपभोक्ता हैं, और धीरे धीरे करके जो ऊपर, सबसे ऊपर जो कोन के शेप की आकृति है उसमें हमें सिर्फ एक लॉइन दिखाई दे रहा है। ये जो घास स्थल का पिरामिड है इसमें हम देख रहे हैं उत्पादक का भार सदैव ही अधिक होता है। शीर्ष पर लॉइन का जो भार है वो उत्पादक के भार से कम होगा। तो यहाँ पर ये था आपका बायोमास का ग्रासलैंड का पिरामिड। अब हम देखेंगे दूसरा जो पिरामिड हमें दिखाई दे रहा है वो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, किसी जलाशय का पिरामिड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उल्टा इसलिए बना हुआ है ये कि नीचे जितने भी फाइटोप्लैंक्टन हैं
जो उत्पादक हैं वह भोजन तो बना रहे हैं लेकिन उनका भार उतना अधिक नहीं है, और जो प्राइमरी उपभोक्ता हैं, जो फिशेज हैं, वो उसको ग्रहण कर रही हैं और उसके पश्चात उनका जो भार है वो उत्पादकों से अधिक है। और सबसे ऊपर जो बड़ी फिशेज हैं जैसे व्हेल है, शार्क है, उनका भार उत्पादकों से अधिक है। इसलिए ये पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड बनता है। तो जलाशय का पिरामिड इन्वर्टेड बनता है और घास स्थल का पिरामिड बायोमास का हमेशा सीधा बनता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव सीधा बनता है। क्यों सदैव सीधा बनता है? क्योंकि यहाँ पर जो मूल उत्पादक हैं उनमें ऊर्जा जो होती है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर के और ऊपर तक सर्वोच्च जो मांसाहारी हैं उन तक ऊर्जा का 10% भाग ही पहुंचता है। अर्थात जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाता है ऊर्जा के स्तर में कमी आती जाती है। तो ये चित्र में दिखाया गया है आपको, जिसमें कि चित्र के माध्यम से बताया है कि सिर्फ ऊर्जा का 10% भाग ही जो है वो हर एक पोषण रीति में स्थानांतरित होता है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा नष्ट कभी नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है कि ये ऊर्जा जो है वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और फिर से पुनः उसे हम उत्पादक ग्रहण कर सकते हैं। तो ये था पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट था पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिक अनुक्रमण किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में जीवीय समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी की स्थापना तथा विकास को ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। कोई भी जैविक समुदाय कभी भी स्थिर नहीं होता है। स्थान एवं समय के अनुसार उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। ये दो प्रकार का होता है, जलक्रमक और मरुक्रमक। मरुक्रमक को फिर दो भागों में बांटा गया है, लिथोस्फीयर और सेमोस्फीयर। जलक्रमण में देखेंगे हाइड्रोस्फीयर में यह अनुक्रमण जल कार्यों जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे पोन्स, स्लैग्स आदि से आरंभ होता है और शुरू में वाटर बॉडीज का जो मध्य भाग होता है वो गहरा होता है और किनारे से धीरे धीरे उथला होता जाता है। ऐसे स्थलों में जलक्रमक निम्न अवस्थाओं में पूरा होता है। पहली अवस्था है पादप प्लवक अवस्था, दूसरी निमग्न अवस्था, प्लावन अवस्था, रीड स्वैम्प अवस्था, सेजोमिड अवस्था, वुडलैंड अवस्था और वन अवस्था। तो इन सारी अवस्थाओं में हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि यहाँ पर ये सारी अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। शुरू में बहुत छोटे छोटे जलीय पौधे होते हैं, फिर उसके पश्चात दलदली क्षेत्र आता जाता है, पानी की कमी होती जाती है और उसके पश्चात जब पानी की कमी होती है तो शाकीय झाड़ियाँ और वृक्ष और फिर बड़े वृक्ष और वन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स। इसे ही हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मरुक्रमक या जीरोस्फीयर। पानी की कमी वाली परिस्थितियां युक्त स्थलों पर जैसे नग्न चट्टानें होती हैं जिन्हें बेयर रॉक्स कहते हैं, इन स्थलों पर पादप समुदाय के विकास के विभिन्न चरणों को ही मरुक्रमक कहा जाता है। और इस मरुक्रमक में भी ये निम्न अवस्थाएं होती हैं जो देख रहे हैं हम, क्रस्टोज अवस्था, फोलियोज लाइकेन अवस्था, मास अवस्था, शाकीय अवस्था, झाड़ी अवस्था, चरम या वन अवस्था। इसका हम चित्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें भी धीरे धीरे पानी की कमी से आप शुरू में जो घास होते हैं वो फिर धीरे धीरे करके आप चित्र में सारी जो अवस्थाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और इसमें बाद में वृक्षों में जैसे ओक ट्री होते हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो सारे वृक्ष जो हैं वो क्लाइमेक्स स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं जिसे कि हम वन अवस्था कहते हैं। अगला है हमारा जैव भू रासायनिक चक्र या पोषकों का चक्रण। तो प्रकृति में पोषक पदार्थ जो रहते हैं वो बहुत सारे मानव निर्मित वस्तुओं से भी आते हैं और जैव
घटकों के अपघटन से भी प्राप्त होते हैं। इन्हें खनिजों का चक्रण कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन और फास्फोरस आदि। ये सारे चक्र हमें दिखाई देते हैं वायुमंडल में, जो कि हम देख सकते हैं कि एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को ही पोषक चक्र कहा जाता है। और ये दो प्रकार के चक्र होते हैं, गैसीय और अवसादी। तो गैसीय में नाइट्रोजन, कार्बन और तलछटी अवसादी में फास्फोरस और सल्फर चक्र को हम देख सकते हैं। ये धरती के पटल पपड़ी पर ही विद्यमान होते हैं। उसके पश्चात यदि हम कार्बन चक्र को देखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में कार्बन चक्र दिया हुआ है, तो जीवों के शुष्क भार का 49% कार्बन होता है और समुद्र में लगभग 71% कार्बन विलय के रूप में होता है। और जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। तो कुछ कार्बन की मात्रा श्वसन के माध्यम से भी वायुमंडल में जाती है। यहाँ हम कार्बन चक्र को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार का कार्बन का उपयोग होता है, कार्बन का उत्पादन होता है और वायुमंडल में CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है, जिसको कि फिर से उत्पादक भोजन के रूप में बनाते हैं और मनुष्यों तक वो प्राप्त होती है। बहुत सारा कार्बन जो रहता है वो समुद्र में, नदियों में कार्बोनेट के रूप में घुला हुआ भी पाया जाता है। तो इस चक्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात हम देखेंगे फास्फोरस चक्र। तो फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण, ये आपको पता होना चाहिए कि चट्टानों में ही है। फास्फोरस फास्फेट के रूप में संचित होता है और जब ये चट्टानें टूटती हैं तो ये विलयन के रूप में घुल जाता है और वहाँ की जो वनस्पति है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर जब उनका मृत जीव होते हैं वो, उनका अपघटन होता है, तो फास्फोरस पुनः भूमि में आ जाता है। तो यहाँ फास्फोरस चक्र भी आपको दिखाई दे रहा है। फास्फोरस जल में फॉस्फेट के रूप में घुला हुआ रहता है और अस्थियों में भी फास्फोरस, या जो मोलस्क समुदाय है उनके कवच में भी फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस का उपयोग भी भोजन के माध्यम से जीव करते हैं और जब जीवों का अपक्षय होता है, अपघटन होता है, तो वो फिर से वापस प्रकृति में प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात अब हमारा अंतिम बिंदु है पारितंत्र सेवाएं। इकोसिस्टम से हम बहुत सारी सर्विसेज भी लेते हैं। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवा का ही नाम दिया गया है। उदाहरण जैसे कि हम देखते हैं जंगल में वायु एवं जल का शुद्धिकरण जो स्वतः ही होता है। पारितंत्र सेवाओं में जो हमारी 3 प्रकार की सेवाएं हैं। पहली सहायक सेवाएं हैं जिसमें कि प्राथमिक उत्पादन किया जाता है, मृदा निर्माण होता है, पोषण पदार्थों का चक्रण होता है। दूसरा हमारा प्रावधान सेवाएं हैं जिसमें खाद्य पदार्थ, स्वच्छ जल, लकड़ी इनको देखा जाता है और जैव रसायन तथा वन रोपण भी इसी में आते हैं। उसके पश्चात नियामक जो रेगुलेटरी सेवाएं होती हैं उसमें जलवायु नियंत्रण, रोग नियंत्रण, जल शोधन, ऑक्सीजन उत्पादन और परागण तथा कार्बन का स्थिरीकरण, ये सब पारितंत्र की सेवाओं के प्रकार हैं। और इस माध्यम से आप अच्छे से इनको अलग अलग रूप से समझ सकते हैं, जिसमें प्रोविजनिंग सर्विसेज नीचे दिए हुए हैं, रेगुलेटिंग और कल्चरल सर्विसेज भी हम इसके माध्यम से ले सकते हैं। सपोर्ट सर्विस तो है ही। तो इस तरह से हमने अभी इकोसिस्टम के बारे में जो पढ़ा है कि पारितंत्र क्या है और उसमें किस तरह की घटनाएं होती हैं और उससे हम क्या क्या सेवाएं ले सकते हैं या वो हमें प्राकृतिक रूप से कैसी सेवाएं मिलती हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय है ये समाप्त होता है और आशा है आपको समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए हुए हैं ये आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद भी रखेंगे और अभी हमने जो पढ़ा है उसी में से इसके आपको आंसर भी प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।